लेकिन जैसे ही सुनील ने कबूल किया, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। सुमन की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में शांति और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसने सुनील की तरफ देखा और कहा, तूने मेरी कहानी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊंगी। सुनील की चीखों के साथ सुमन की आत्मा ने उसे तहखाने में खींच लिया। आरव सिर्फ देखता रह गया। सुनील की मौत के बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। आरव ने सरकार से अनुरोध किया कि इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आज भी उस हवेली में रात के समय सुमन की आवाजें सुनाई देती हैं। खून से लिखी कहानी शायद खत्म नहीं हुई है। हवेली को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में डर और जिज्ञासा बनी रही। आरव ने सुनील और रवि के काले सच को उजागर कर दिया था, लेकिन इस पूरी घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। हवेली से लौटने के बाद भी आरव को अक्सर सुमन की डायरी और खून से लिखे शब्द याद आते। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाता। उसे बार बार लगता कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। एक रात आरव को अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी मेज पर रखी सुमन की डायरी अपने आप खुल गई। डायरी के खाली पन्नों पर अचानक खून से लिखे शब्द उभरने लगे। तूने कातिलों को ढूंढा, लेकिन मेरी कहानी का एक और हिस्सा छूट गया है। वापस हवेली आ। आरव को समझ में आ गया कि हवेली में अभी भी कुछ राज छिपे हैं। इस बार आरव ने अकेले ही हवेली में जाने का फैसला किया। वह अपनी गाड़ी में बैठकर रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पर पहुंचते ही वही पुराना डरावना सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस हुई। आरव ने हवेली का हर कोना खंगालना शुरू किया। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि जहां सुनील गायब हुआ था, वहां जमीन पर कुछ उभरा हुआ सा दिख रहा था। उसने मिट्टी हटाई और वहां एक लकड़ी का बक्सा पाया। बक्सा खोलने पर उसमें से एक और डायरी निकली। यह डायरी सुमन की नहीं, बल्कि मधु की थी। डायरी में मधु ने लिखा था, रवि ने सुमन को मारा, लेकिन उसने मुझसे यह छिपाया कि वह सुमन से अब भी प्यार करता था। मैंने सुमन को मरते देखा और चुप रही, लेकिन सुमन की आत्मा ने मुझसे कहा कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब मुझे भी लग रहा है कि इस हवेली में हमारा अंत तय है। डायरी में यह भी लिखा था कि रवि ने सुमन को एक खास जगह पर दफनाया था, जो तहखाने के पीछे थी। मधु ने अपनी मौत से पहले यह भी बताया था कि रवि ने हवेली के नीचे एक और तहखाना बनवाया था, जिसमें उसने अपने सभी पापों के सबूत छिपा रखे थे। आरव ने मधु की डायरी में लिखी लोकेशन के अनुसार तहखाने की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। दीवार के पीछे एक और कमरा मिला, जो अब तक किसी की नजर से छिपा हुआ था। उस कमरे में दर्जनों तस्वीरें, पुराने कपड़े और खून से सने हथियार थे। इनमें से एक हथियार पर सुमन का नाम लिखा हुआ था। साथ ही एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें सुमन, रवि और मधु के साथ एक चौथा व्यक्ति भी था। आरव ने इस चौथे व्यक्ति की पहचान की। वह कोई और नहीं, बल्कि उस समय के हवेली के मालिक और सुमन के पिता थे। तस्वीर से पता चला कि सुमन के पिता ने सुमन की शादी अपनी मर्जी से तय की थी, लेकिन सुमन ने यह शादी करने से मना कर दिया था। गुस्से में सुमन के पिता ने रवि और मधु के साथ मिलकर सुमन को हवेली में कैद करवा दिया था। सुमन ने जब भागने की कोशिश की, तो रवि ने उसे गुस्से में मार डाला। आरव ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। उसने हवेली में छिपे सभी सबूत पुलिस को सौंप दिए। हवेली को सरकार ने पूरी तरह से सील कर दिया और वह जमीन सुमन के नाम पर छोड़ दी गई। रात के समय आरव को एक बार फिर सुमन की आत्मा दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, अब मेरी कहानी पूरी हो गई है। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। सुमन की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली पर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने उस केस के बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दी। वह अब एक लेखक बन गया और खून से लिखी कहानी को किताब के रूप में प्रकाशित किया। लेकिन वह हमेशा कहता था, सच जितना गहरा होता है, उसकी कहानी उतनी ही दर्दनाक होती है।